अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है तलब की नुक्ती और कौसी लचक के बारे में। तो पहले हम तलब की नुक्ती लचक के बारे में पढ़ते हैं, यानी पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में। जब कीमत और तलब की मिकदार में बहुत मामूली तब्दीलियाँ वाक़या हों तो ख़त तलब पर बनने वाले निकात जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब वाक़या होते हैं। इतने करीब वाक़या होते हैं कि वो हमें एक ही नुक्ता मालूम होता है। चनाचे ख़त तलब की किसी एक ही नुक्ते पर तलब की लचक को लचक की पैमाइश नुक्ता लचक कहलाती है। यानी अगर हम एक ही नुक्ते पर तलब की लचक की पैमाइश करें तो उसको हम नुक्ती लचक कहते हैं। जैसे हमने पहले तलब की लचक का फार्मूला पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी डिवाइडेड बाय क्यू ओवर पी। तो तलब की नुक्ती लचक की वजाहत के लिए हम पहले रियाजियाती तौर पर देखते हैं कि हमारे पास कीमत और तलब दी हुई है। पहले हमारे पास कीमत थी 0.25 और तलब की मिकदार थी 8। जब कीमत जो है वो कम होकर 0.24 हो गई है तो तलब की मिकदार जो है वो 8.1 हो गई है। अब आप देखेंगे इसमें पॉइंट के लिहाज से फ़र्क आ रहा है। तो अगर हम इस फार्मूले के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो डेल्टा या डी क्यू जो है तब्दीली की शरह है वो कितनी है, 8.0 माइनस 8.1, तो ये हमारे पास आ जाती है -0.1। इसी तरह से कीमत में जब हम तब्दीली देखते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास 0.25 माइनस 0.24। तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.01। अब हम मिकदार तलब में निस्बती तब्दीली और कीमत में निस्बती तब्दीली लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इब्तदाई कीमत और इब्तदाई मिकदार है वो है 8 और इब्तदाई कीमत है 0.25। इन कीमतों को जब हम इस फार्मूले में दर्ज करते हैं डी क्यू ओवर डी पी में डिवाइडेड बाय क्यू ओवर पी, तो डी क्यू हमारे पास आता है -0.1, डी पी हमारे पास आया था 0.01 डिवाइडेड बाय क्यू था हमारे पास 8 और पी की वैल्यू थी 0.25। तो जो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -0.31। तो माइनस का निशान जो है या माइनस का जो साइन है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि तलब और कीमत का जो आपस में रिलेशन है वो नेगेटिव है। यही फार्मूला ख़त तलब के किसी एक नुक्ते पर तलब की लचक की पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो फार्मूला हमने अभी इस्तेमाल किया है ख़त तलब के ऊपर, अगर हमें कोई नुक्ता दिया हुआ हो, अगर वहाँ पर हमने तलब की लचक की पैमाइश करनी हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डी क्यू ओवर डी पी है ये हमारे पास मुख्ततम तफ़ाइल तलब है और क्यू ओवर पी जो है ये औसत तफ़ाइल तलब है। यानी जब हम उसकी क्वांटिटी को कीमत के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो ये औसत तफ़ाइल तलब बन जाता है। अगर हम इसी चीज़ को ज्योमेट्री की मदद से साबित करना चाहते हैं तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस ली है, क्योंकि असल में हम जब डिमांड फंक्शन लेते हैं तो वो होता है हमारे पास Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। यानी हमारी जो क्वांटिटी है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इसका उल्ट कर लेते हैं। अगर रियाजी में देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आज़ाद मुतगैर होता है और वाई एक्सिस के ऊपर ताबे मुतगैर जो है वो हम लेते हैं। लेकिन जब हमने ये तलब का कानून तलब का ग्राफ बनाते हैं तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ताबे मुतगैर ले लेते हैं और वाई के ऊपर हम आज़ाद मुतगैर यानी कीमत लेते हैं। यानी हम मकूस तफ़ाइल तलब लें अगर, यानी प्राइस जो है वो फंक्शन हो हमारे पास क्वांटिटी का, तो इसकी जो मेयारी मसावात है वो हमारे पास होगी P इज़ इक्वल टू A माइनस बी क्यू। और अगर हम इसे डायग्राम से ज़ाहिर करें तो हमें इस तरह का ख़त मिलेगा जिसको हम ख़त तलब ही कहेंगे, जिसे हमने ई सी का नाम दिया है। इस पर अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए और इस पर हमें तलब की लचक मालूम करनी हो तो हमारे पास क्या होगा, तलब की लचक मालूम करने के लिए तफ़ाइल तलब क्या होगा हमारे पास, अगर क्यू फंक्शन ऑफ पी हो तो हमारे पास उसका तफरकी सारी या डेरिवेटिव जो होता है वो होता है डी क्यू ओवर डी पी। अब क्योंकि हमने ये मकूस तफ़ाइल तलब यानी असल जो तफ़ाइल तलब था क्यू इज़ एक फंक्शन ऑफ प्राइस, इसके उल्ट लिया है हमने पी इज़ फंक्शन ऑफ क्यू,
तो इसलिए हमारे पास इसकी तलब की लचक का जो फार्मूला है वो भी उल्ट होगा। यानी मकूस तफ़ाइल तलब की सूरत में इसका जो डेरिवेटिव है वो होगा डी पी ओवर डी क्यू, और ये जो असल में तफ़ाइल तलब था यानी क्यू फंक्शन ऑफ प्राइस था, उसका जो तफरकी सर होता है या डेरिवेटिव होता है डी क्यू ओवर डी पी, ये उसका इन्वर्स है, उसका उल्ट है। तो इसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं डी क्यू ओवर डी पी इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी पी ओवर डी क्यू। लिहाजा मकूस सूरत में हम तलब की लचक का फार्मूला जो है वो इस तरह से लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी पी ओवर डी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला जो था वो ये था, इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी डिवाइडेड बाई क्यू ओवर पी, और अगर हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। लेकिन अगर हम इसको इन्वर्स में लिखना चाहें तो हमारे पास ये फार्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी पी ओवर डी क्यू, यानी डी क्यू ओवर डी पी की जगह हमने लिख दिया 1 ओवर डी पी ओवर डी क्यू मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। क्योंकि ये जो तलब का तफ़ाइल है ये यकदर्जी मसावात है, इसमें तलब का झुकाव जो है वो पूरी ग्राफ के ऊपर एक जैसा ही रहता है। लिहाजा अगर हम नुक्ता ए के ऊपर इसका झुकाव मालूम करना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगा, क्योंकि हम ये माकूस तफ़ाइल तलब ले रहे हैं, तो वो हमारे पास होगा डी पी ओवर डी क्यू। ये बुक में मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो तलब का झुकाव जो है वो यहाँ पर नुक्ता ए पर होगा अमूद बटा कायदा। अगर हम लें तो यहाँ पर अमूद जो है वो ए बी है और इसका कायदा जो है वो बी सी है। यानी अगर हम नुक्ता ए पर झुकाव लेना चाहें तो वो क्या होगा हमारे पास अमूद बटा कायदा। ये अमूद क्या आ रहा है हमारे पास ए बी ओवर बी सी, यानी ये जो एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर हमारे पास इसका झुकाव होगा ए बी ओवर बी सी। तो नुक्ता ए पर जो हमारे पास कीमत है वो हमारे पास आ रही है, अगर हम इधर देखें वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो अगर हम इसको इधर को बढ़ाएं तो हमारे पास आती है ओ एफ, या ये हमारे पास बराबर है ए बी के, यानी वो जो अमूद है वो हमारे पास कीमत है। इसी नुक्ते पर जो मिकदार है वो हमारे पास ओ बी या ए एफ के बराबर है। इस कीमत और झुकाव को हम इसी इलास्टिसिटी के फार्मूले में जब दर्ज करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। डी क्यू ओवर डी पी की वैल्यू जो है वो है ए बी ओवर बी सी मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू हमारे पास आई है अमूद की ए बी ओवर क्वांटिटी या बी सी, और जो बराबर था हमारे पास ओ बी के, वो लिख लिया हमने। इनको हल करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं बी सी ओवर ओ बी, यानी नुक्ता ए के ऊपर हमारे पास जो इलास्टिसिटी आई है उसकी वैल्यू है बी सी ओवर ओ बी। अच्छा, इस तरह हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रही है एफ ई ए। इसके ऊपर अगर हम झुकाव तलब का मालूम करना चाहें तो वो भी हमारे पास होगा ई एफ ओवर एफ ए। अब यहाँ पर कीमत जो है वो हमारे पास है एफ ए, सॉरी कीमत हमारे पास आ रही है यहाँ पर ओ एफ, और क्वांटिटी है हमारे पास एफ ए के बराबर। यानी अगर इस ट्रायंगल को हम देखें यहाँ पर दूसरी जो ट्रायंगल है ये वाली, तो हमारे पास कीमत है एफ ई और हमारे पास क्वांटिटी है एफ ए। इन वैल्यूज़ को जब हम लचक के फार्मूले में दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी डी क्यू ओवर डी पी की वैल्यू आ जाती है ई एफ ओवर एफ ए। ये जो झुकाव था इस नुक्ते के बाद कीमत थी हमारे पास ओ एफ और क्वांटिटी थी हमारे पास एफ ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस नुक्ते के ऊपर यानी इस ट्रायंगल के थ्रू जब हम देखते हैं तो हमारे पास तलब की लचक आ जाती है ओ एफ ओवर एफ ई।
कि देखिए अगर हम ये साबित करना चाहें कि नुक्ता ए के ऊपर, अगर हम इसको ज्योमेट्री के थ्रू साबित करें कि ये रेशो जो है सी ए ओवर ए ई इक्वल है बी सी ओवर ओ बी के, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज की रेशो जो है वो इक्वल होती है बेस की रेशो के। तो यहाँ पर उसने यही फार्मूला यूज़ किया है। कहते हैं कि यहाँ पर जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं यहाँ पर ए बी सी और ए एफ ई। अब देखें इन दोनों में एक एंगल जो है वो 90 का है, जबकि दूसरा एंगल जो है वो 45 का है। तो आपको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम है वो 180 होता है। तो दो एंगल, दोनों में एक एंगल 90 का और एक 45 का, तो इसका मतलब ये है कि इसका तीसरा एंगल जो है वो भी 45 का होगा और यहाँ पर इसके तीनों ज़ावियों का मजमूआ जो है वो 180 हो जाएगा। अब अगर हम इसकी एक दो देखेंगे, इसके जो अज़ला हैं वो भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक जैसी हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जी हमारे पास दोनों ये मुसल्लसें एक जैसी हैं, क्योंकि ओ बी और एफ़ ए जो हैं वो बराबर हैं और ओ एफ़ जो है वो बराबर है हमारे पास ओ बी के। अब इस शेप में देखें हमारे पास हाँ जी, इसमें देखें कि हमारे पास ये दोनों मुसल्लसें बराबर हैं, क्योंकि इनके दोनों ज़ाविये बराबर हैं और इनके दोनों अज़ला भी आपस में बराबर हैं। इनका एक ज़ाविया 90 का जबकि दूसरा ज़ाविया 45 का, तो इसका मतलब है कि इसका तीसरा ज़ाविया भी बराबर होगा। इसी तरह से हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं कि इनके हाइपोटेन्यूज की रेशो और बेस की रेशो बराबर होती है। अगर हम पहले वाली जो मुसल्लस है ए बी सी, अगर इसके हाइपोटेन्यूज और दूसरी मुसल्लस ए एफ ई, इनके हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो लें तो वो आपस में बराबर होंगी। जैसे पहली जो मुसल्लस है ए बी सी और दूसरी मुसल्लस है हमारे पास ए एफ ई, तो जो पहली मुसल्लस है ए बी सी, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास आ जाता है ए सी और इसकी बेस है हमारे पास बी सी। ये बराबर है, इसकी अगर हम रेशो लें तो ये बराबर है दूसरी मुसल्लस ए एफ ई की हाइपोटेन्यूज, यानी जिसको हम उर्दू में वितर कहते हैं, ए ई ओवर ए एफ के। ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एफ़ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, तो इसलिए हम एफ़ ए की जगह ओ बी की वैल्यू दर्ज कर सकते हैं, यानी इनकी जगह हम इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे। अगले पेज पे आ जाएं, यहाँ पे एफ़ ए की जगह या ए एफ़ की जगह हमने इसकी वैल्यू एंटर की है ओ बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ए सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ बी से और बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए ई से। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसकी रेशो ले लें, ए सी ओवर ए ई और बी सी रेशो ओवर ओ बी आ जाएगा। इस तरह से देखें ये हमारे पास वही रेशो आ गई है जो पहले हमने निकाली थी कि बी सी ओवर ओ बी, जो हमने पहली मुसल्लस में उसका लास्टिसिटी मालूम की थी, फिर हमने निकाली थी दूसरी मुसल्लस में उसकी लास्टिसिटी ओ एफ़ ओवर ई एफ़, और ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया ए सी ओवर ए ई। ये तीनों आपस में बराबर हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मकूस तफ़ाइल तलब हो, यानी पी जो है वो फंक्शन हो क्यू का, तो तलब की लचक मालूम करने के लिए अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ख़त तलब हो, तो मालूम करने के लिए किसी भी नुक्ते पर मालूम करने के लिए हम उस ख़त तलब के निचले हिस्से को उसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर तकसीम करके वहाँ पर तलब की लचक मालूम कर सकते हैं। ये जो सारी हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन की है, ये इस बात को साबित करने के लिए थी कि अगर हमें एक ख़त मुस्तकीम ख़त तलब दिया हुआ हो, अगर हमने उस पॉइंट पर तलब की लचक मालूम करनी हो, तो उस पॉइंट के से निचले, उस ख़त के
निचले हिस्से को उसी पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर तकसीम करके हम ये मालूम कर सकते हैं। अब ये डायग्राम नंबर 8 में देखें कि एक ही ख़त तलब के ऊपर हमें मुख्तलिफ निकात के ऊपर तलब की लचक मालूम करने के लिए बताया गया है। जैसे अगर हम नुक्ता पी के ऊपर देखें तो इस नुक्ता पी डैश के ऊपर पी नॉट के ऊपर है, यहाँ पर ये ख़त तलब है हमारे पास 80। नुक्ता पी नॉट इस तरह है कि हमारे पास अगर हम उसके ऊपर अमूद गिराएं तो वो हमारे पास पॉइंट बन जाता है एम टी और ओ एम जो